हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं तरुण कपूर। वेलकम बैक टू एजो इम्प्रिंट्स। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारे BHU के 2018 के पॉलिटी के क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन। यू कैन ऑल्सो फॉलो माई अदर प्लेलिस्ट ऑन द चैनल। आप इंडियन पॉलिटी सीरीज़ को बहुत ही डिटेल में आई हैव कवर्ड, उसको आप करिए, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। देन लीगल करंट अफेयर्स आप अपने LLB एंट्रेंसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। I have seen various questions of legal current affairs in the BHU entrance paper as well as DU और PU के भी और करंट अफेयर्स के सीरीज़ भी आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। द DU LLB प्रीवियस ईयर भी मैंने स्टार्ट करे हैं और मॉक टेस्ट सीरीज़ कॉन्स्टिट्यूशन की, टॉट, कॉन्ट्रैक्ट एंड IPC उसको भी कर सकते हैं, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम में। देन first question is, which part of Indian Constitution has been described by the basically पालकी वाला as the identity card of the Constitution? ठीक है, A fundamental rights, 2 directive principle of state policy, 3 federal structure and 4th is preamble। ऑब्वियसली preamble को identity card कहा है, 4th जिसको प्रस्तावना कहा है। प्रेम्बल का मतलब हमारा प्रस्तावना है, हमारा प्रीफेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें हमारे पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए प्रोविजन फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी हैज़ बीन मेड? फंडामेंटल ड्यूटीज, सेकेंड फंडामेंटल राइट्स, थर्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फोर्थ इज प्रेम्बल। ऑब्वियसली हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिबरल इंटेलेक्चुअल जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उसमें मेंशन है। अब देखिए, जो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो 3 टाइप में क्लासिफिकेशन कर रखा है, वो हमने जैसे कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल, ये सिर्फ हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए कर रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई क्लासिफिकेशन मेंशन नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली ये जो हमारा प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस है, ये हमारा आर्टिकल 51 है। DPSP के सभी आर्टिकल्स को याद करिए, जो हमारा बेसिकली हमें आपको पता होगा पार्ट 4 में है, और उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं 42nd, 44th और जो हमारा एक 82 है, ठीक है, और एक 90 हमारा जो 97th है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से, उसको याद करिए। देन which of the following commission was appointed for creation of new states on the basis of language? First is फैजल अली, सरकारिया, नानावती, लिब्रान, ठीक है। सो द फैजल अली कमीशन था जो हमारा बैठा था इसके लिए, और फैजल अली कमीशन ने क्या कहा था, उसमें 3 मेंबर्स कमीशन था जिसके चेयरमैन फैजल अली थे, 2 अदर्स कौन थे, KM पनीकर और HN कुंजरू, ठीक है। तो उनका क्या कहना था, वो कह रहे थे कि हम स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर डिवाइड तो कर सकते हैं, मगर 1 लैंग्वेज 1 स्टेट का कॉन्सेप्ट हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, हमें स्वीकार नहीं है 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, बिकॉज ये हमारी नेशनैलिटी को कहीं ना कहीं ख़राब करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ मोतीलाल नेहरू कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, अरुण जेटली कमेटी, मालीमात कमेटी। सो ये स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर, क्योंकि इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने ये कमेटी का गठन किया था, इंदिरा गांधी ने मतलब उनकी गवर्नमेंट ने कहा कि ये बहुत ही बड़ी गलती है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की कि उन्होंने फंडामेंटल राइट्स तो सिटीजन्स को दे दिए मगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं दी। अब इससे आपको क्या फैक्ट क्लियर हुआ कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, दीज आर नॉट नॉन इन्फोर्सेबल, ठीक है, आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुई हैं, 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुई हैं। कितनी ड्यूटीज़ हैं, 11 ड्यूटीज़ हैं इसमें अभी तक। उसके बाद एक और अमेंडमेंट हुई हमारी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 11th ड्यूटी ऐड हुई है, ठीक है। उसके बाद द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन वॉज BJ खेर, बलवंत राय मेहता, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। ऑब्वियसली हमारे BJ खेर की अब ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से पार्ट में है, ठीक है, आपको ये सब कुछ याद करना है, कौन से आर्टिकल्स में है, और ऑफिशियल लैंग्वेजेस से क्वेश्चन DU में यूजुअली पूछा जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल रिलेटिंग टू द अर्बन लोकल बॉडीज वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए क्वेश्चन ही गलत है, बिकॉज इन्होंने पूछा है कि कौन से स्केड्यूल में अर्बन लोकल बॉडीज इंट्रोड्यूस करी गई 73rd से। जो अर्बन लोकल बॉडीज़ थी वो 74th से इंट्रोड्यूस करी गई थी, ठीक है, और जो 73rd से वो करी गई थी वो हमारी जो हमारी क्या कहते हैं रूरल लोकल बॉडीज़ ऐड करी गई थी, पंचायत जिन्हें कहते हैं, और 74 से हमने क्या करा था, म्यूनिसिपालिटीज़ ऐड करी थी।
ठीक है। तो अब हम अर्बन लोकल बॉडीज़ को देखेंगे तो हमारा कौन सा स्केड्यूल है, 11th है, सॉरी जो हमारा 12th है। तो मगर हम रूरल लोकल बॉडीज़ को देखेंगे तो 11th है। ठीक है, तो वहाँ इस तरीके से क्वेश्चन ही गलत है, आप इधर आना चाहिए था। अर्बन लोकल बॉडीज़ वॉज इंट्रोड्यूस बाय 74th। ठीक है, 74th से अर्बन लोकल बॉडीज़ ऐड हुई थी और वो 12वां स्केड्यूल में है। ठीक है, 12वें स्केड्यूल में है और पार्ट 9A में है। ठीक है, और ये जो हमारा 11 शेड्यूल में है पंचायत, जिसको हम रूरल लोकल बॉडीज़ कहते हैं, और ये पार्ट 9 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो ये हमारा ध्यान रखिएगा, पार्ट 9 में है, ये 9A में है, और 9B में क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट्स, सेकेंड ओथ एंड द अफर्मेशन बाय द मिनिस्टर्स, legislative powers of parliament and state, official language। the correct answer is obviously, और जो oaths and affirmations, oaths जो भी शपथ वगैरह हैं वो सारे हमारे 3rd शेड्यूल में है, सैलरीज हमारी 2nd शेड्यूल में मेंशन है। लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब है कि जो हमारी 3 लिस्ट हैं, ठीक है, वो लेजिस्लेटिव पावर्स हमने किस में बांट रखी हैं, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, वो हमारे 7th शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, 7th में। ठीक है, और उसके बाद जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये हमारे 8th शेड्यूल में है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द पावर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ मेड प्रोविजन। कौन से आर्टिकल में दिया गया है कि हम अपने इंटर स्टेट रिवर्स डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, 262 में, 263 में, 260 में और 258A में। ऑब्वियसली हमारा 262 है। अब 262 में कॉन्स्टिट्यूशन के वो कह रहा है कि 262 जो हमारा आर्टिकल है, हमारा जो अनुच्छेद है, दैट इज़ गिविंग पावर टू द पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट को पावर दे रहा है कि वो इन इंटर स्टेट जो भी हमारे डिस्प्यूट होंगे, विवाद होंगे, उनको रिजॉल्व करने की पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट उससे संबंधित सभी लॉज को बनाएगी और पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, और पार्लियामेंट चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट को और एनी अदर कोर्ट्स को उन मैटर से बाहर भी कर सकती है। ये दूसरा प्रोविजन है। अब पार्लियामेंट ने इससे रिलेटेड 2 एक्ट्स बनाए हैं, दैट इज रिवर बोर्ड्स एक्ट और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। अब इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट में आपके लिए ज़रूरी है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट में पार्लियामेंट ने कहा है कि कोई भी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट एक अधोहिक ट्रिब्यूनल बनाएगी। मतलब अधोइक का मतलब होता है फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस एक ट्रिब्यूनल बनाएगी, और वो ट्रिब्यूनल उस इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा, और उसका जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा दोनों स्टेट्स के ऊपर, या जितनी भी 3-4 स्टेट्स का वो वाटर डिस्प्यूट है, तो वो अधोइक ट्रिब्यूनल का वो डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होगा। फाइनल भी होगा, मतलब कि उसके खिलाफ आप आगे नहीं जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल का डिसीजन लेके आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। दैट इज फाइनल एंड दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स जिनका भी वाटर डिस्प्यूट्स है। नेक्स्ट है हमारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन शेल सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। जो हमारी संघ लोक सेवा है वो हमारे जो एनुअल रिपोर्ट है वो हमारे प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट फिर आगे हमारी पार्लियामेंट को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉ, सर्कुलर, पर्सनल लॉ, कस्टम, नोटिफिकेशन। सो ये बहुत सारे बच्चों ने में से क्वेश्चन भेजा भी था मुझे। सो दिस इज पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ हमारी इसमें नहीं आएगी लॉ के अंदर अंडर आर्टिकल 13, बाकी सभी आएंगी कस्टम, नोटिफिकेशन, सर्कुलर। ओके, नेक्स्ट है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब एनफोर्स हुआ, कब लागू हुआ? 26 जनवरी को हुआ, 15 अगस्त को हुआ, नवंबर 26 और अप्रैल 14। ऑब्वियसली हमारा 26 जनवरी को हुआ। नेक्स्ट इज रेजिडरी पावर्स। जो रेजिडरी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको दे रहा है? पार्लियामेंट को दे रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर को दे रहा है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को दे रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे रहा है। सो हमारा जो रेजिडरी पावर्स हैं वो पार्लियामेंट। अब रेजिडरी पावर्स क्या है? देखिए, आपको जैसा बताया कि जो 7th शेड्यूल है उसके अंदर 3 लिस्ट मेंशन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट लॉज बना रही है, स्टेट लिस्ट वो लिस्ट है जिनके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर की पावर है, कंकरेंट के अंदर वो मैटर्स हैं जिसके अंदर दोनों लॉज बना सकती है।
ठीक है। अब जो हमारे इन तीनों में जो कोई मैटर नहीं है, कोई मैटर छूट गया है, तो जो रेजिडरी मैटर्स है, वो बचे हुए मैटर्स हैं, उस बचे हुए मैटर्स के ऊपर पार्लियामेंट के पास पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मगर अमेरिका के अंदर ये पावर हमारी स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन आर एंटाइटल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। अब हमारा जो आर्टिकल 21A है, जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, वो हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करा है कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 के। अब उसमें कह रहे हैं कि किस बच्चे, किस एज ग्रुप के बच्चों की फ्री एजुकेशन की बात करी गई है। 5 से 12 साल, 6 से 14 साल, 8 से 16 साल और 7 से 18 ईयर्स। ऑब्वियसली 6 to 14 ईयर्स की बात की गई है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्टर्स ओथ टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि भाई प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाता है? आउटगोइंग प्रेसिडेंट दिलाता है, या वाइस प्रेसिडेंट दिलाते हैं, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, या प्राइम मिनिस्टर दिलाते हैं? तो आप वाइस प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस में कंफ्यूज हो रहे होंगे, नहीं, द करेक्ट आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चीफ जस्टिस किसी को अपने बिहाफ पर भेज भी सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज बोरोड इन इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ये जो है कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है, इंग्लैंड से लिया है, कनाडा से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो हमने ये इंग्लैंड से लिया है। और जो हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो फीचर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारा सेंटर स्ट्रॉन्ग है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स है, वो हमने कनाडा से लिया है वो मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो है, द स्टेट शेल इंश्योर दैट द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट promote the concentration of wealth and the means of production where this provision is provided। ठीक है, अब ये कह रहा है कि स्टेट के लिए यह क्या करना चाहिए? सुनिश्चित करना चाहिए राज्य को कि आर्थिक प्रणाली, जो हमारी संपदा है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, वो किसी एक के हाथ में ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए आर्टिकल 14 है, 39 है, 41 है, या 31A है। करेक्ट आंसर हमारा 39 है। ये डीपीएसपी है सबसे पहला, जिसमें 6 प्रोविजंस हैं। उसका लास्ट प्रोविजंस कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ऐड हुआ है, इसको बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है हमारा, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज पनिशेबल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15, 16, 17, 15(4). ठीक है, अब अनटचेबिलिटी ऑब्वियसली हमारी किस में है? 17 में है। ठीक है, अनटचेबिलिटी ऑफेंस है। ठीक है, तो वो एक बिल्कुल उसको, और इसके लिए पनिशमेंट है एज पर अकॉर्डेंस ऑफ द लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोरम रिक्वायरमेंट इन राज्यसभा 25, 100, 50, 126। करेक्ट आंसर इज 25। कोरम का मतलब होता है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ताकि हमारी कोई मीटिंग चल सके। कोरम नहीं होगा तो ये स्पीकर की या चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी अब राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको सस्पेंड, मीटिंग को क्या कर दे? एडजर्न कर दे। ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 227 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद हाई कोर्ट्स पावर्स ऑफ सुप्रीटेंडेंस ऑफ कोर्ट्स, जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ स्पीकर, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सो हमारा ये 227 है ऑब्वियसली। अब जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज 226। 226 कहता है पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टेन रिट्स। ठीक है, अब वो आर्टिकल 226, ठीक है, और आर्टिकल 13, ये दोनों जो हैं वो हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सप्लिसिटली दे रहे हैं। ठीक है, सो ध्यान रखना इस बात को, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। देन हमारा क्वेश्चन आ सकता है, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय पीपल, लोकसभा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो विधान परिषद या विधानसभा, तो हमारे जो विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं, तभी हम राज्यसभा को क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल एज फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री? ऑब्वियसली हमारे आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में लिखा है? 12 है, 14 है, 16 है, 18 है। 14 है और कौन से आर्टिकल में लिखा है उसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज मैंने बहुत बार बताया है। नेक्स्ट इज अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ग्रांटेड? 21, 29, 31, 29, 32, 29, 30 और 31।
ऑब्वियसली हमारा 29 और 30 है, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात 29 में की गई है। देन उसके बाद जो राइट टू एडमिनिस्टर द माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो आर्टिकल 30 में की गई है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो ही तरह की माइनॉरिटीज़ की बात हुई है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ और हमारे रिलीजियस माइनॉरिटीज़, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट में अपॉइंट ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसको अपॉइंट नहीं करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को करते हैं, गवर्नर को करते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट जजेस को करते हैं, राज्यसभा चेयरमैन को नहीं करते हैं। राज्यसभा चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और राज्यसभा तो जो उसको कौन अपॉइंट करता है? इलेक्टोरल कॉलेज बना हुआ है, वो प्रेसिडेंट जो हमारे पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो उसमें होते हैं, वो उसको इलेक्ट करते हैं, ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन को। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 10, 12, 11 या 13? ऑब्वियसली 12 होते हैं, जो डिफरेंट फील्ड से, सोशल सर्विस, साइंस, आर्ट, इन सभी फील्ड से ये 12 कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं। देन हमारा 9th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, कौन से संवैधानिक संशोधन से ऐड हुआ है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिकली जो कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुआ है? फर्स्ट अमेंडमेंट 24th, 42nd, 93rd। करेक्ट आंसर इज हमारा फर्स्ट से हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? प्रेसिडेंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, स्पीकर करते हैं, या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? ऑब्वियसली हमारे जो स्पीकर हैं लोकसभा के, वही जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं। स्पीकर नहीं होते तो कौन करता है? डेप्टी स्पीकर करता है। डेप्टी स्पीकर नहीं होंगे तो डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मगर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा किसी भी केस में जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नॉट द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बिकॉज वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं, तो वो किसी भी हमारे पास संसद के मेंबर नहीं होते, तभी वो जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। और जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जॉइंट सिटिंग के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं ला सकते हैं। और जॉइंट सिटिंग के दौरान किसके रूल्स एंड प्रोसीजर्स एप्लीकेबल होते हैं? वो लोकसभा के होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd, 44th, 47, 49। द करेक्ट आंसर इज 42nd, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, राइट टू एजुकेशन वॉज इंसर्टेड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 82nd, 85th, 86th, 89th। करेक्ट आंसर इज हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, जिससे हमने हमारा एक आर्टिकल डीपीएसपी चेंज करा। डीपीएसपी में एक आर्टिकल में चेंज आया, फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई, ठीक है, 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई इस संवैधानिक संशोधन से, और हमारा एक फंडामेंटल राइट बना, दैट इज आर्टिकल 21A, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, जिसके एनफोर्समेंट के लिए हमने आरटी एक्ट लेकर आए हम। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट की बात करी गई है? प्रेम्बल में की गई है, फंडामेंटल ड्यू राइट्स में की गई है, ड्यूटीज़ में की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में की गई है, और स्पेसिफिकली जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं वो हमारी वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए प्रमोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु समन्स द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट की मीटिंग्स को कौन समन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट? जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमारे सम्मन करते हैं, बुलाते हैं। सो द नेक्स्ट इज ए लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। अब वो सबऑर्डिनेट है, सुप्रीम है, ऑटोनॉमस है, डेलीगेटेड है? ऑब्वियसली सुप्रीम लेजिस्लेशन है, बिकॉज स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है लेजिस्लेशन बनाने की। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ BHU LLB 2018। प्लीज़ डू लाइक। आप, मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आपको मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज़ शेयर these videos to your friends and subscribe my channel. I really need your support, and finally do not forget to click on the subscribe so that bell icon also, and thank you very much. Hope to see you all in the next session.